नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी शिल्पी वर्मा की है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो और क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी मुंबई के ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट के सोसाइटी के गोकुल एम्पायर इमारत में घटी है। 40 साल की शिल्पी वर्मा अपने 50 साल के पति सर्वेंद्र वर्मा और 20 साल की इकलौती बेटी के साथ रहती थी। सर्वेंद्र वर्मा एक कंपनी में मैनेजर थे, तो बेटी पढ़ाई कर रही थी। 2 फरवरी 2016 को शिल्पी वर्मा सहेली नूपुर श्रीवास्तव के साथ विरार के एक मॉल में शॉपिंग करके लौटी। तभी पुराने विवाह कॉलेज और KFC रेस्टोरेंट के बीच उनकी कार एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी की उम्र 30-35 साल की रही होगी। टक्कर लगते ही वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे से शिल्पी वर्मा और नूपुर घबरा गई। दोनों सहेलियां अपनी गलती के लिए माफी मांगती, उसके पहले ही वह आदमी उठकर कार का बोनट पीटते हुए चिल्लाकर कहने लगा, आप लोग आंखें बंद करके कार चलाती हैं। आप लोगों को सड़क पर चलने वाला आदमी दिखाई नहीं देता है। नुपुर और शिल्पी वर्मा ने सॉरी कहा तो वह आदमी और जोर से चिल्लाया, आपके सॉरी कह देने से मेरी टांग ठीक हो जाएगी क्या? चलिए आप लोग चलकर मेरी टांग का इलाज कराइए, उसके बाद जाइए। यह कहकर वह आदमी कार का पिछला दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ गया। शिल्पी वर्मा और नुपुर उस आदमी को कुछ पैसे देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर वह नहीं माना। जब उस आदमी ने देखा कि वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उसने शिल्पी वर्मा को डांट कर कार आगे बढ़ाने को कहा। शिल्पी उसे लेकर कुछ दूर गई होगी कि उस आदमी ने रुमाल में छिपी रिवॉल्वर जैसी कोई चीज दिखाते हुए कहा, मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करो, वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शिल्पी वर्मा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद वह आदमी जैसे कहता रहा, शिल्पी उसकी तरह कार चलाती रही। करीब 2 घंटे तक वह उस आदमी के कहे अनुसार नवनिर्माण ग्लोबल सिटी की सड़कों पर कार को घुमा रही थी। करीब 5 बजे उनकी कार विरार के डोंगरपाड़ा रोड पर पहुंची, तो कार का अगला टायर फट गया और कार बिजली के खंभे से टकरा गई। कार रुक गई तो उस आदमी ने दोनों महिलाओं को कार से नीचे उतारा और एक ऑटो रुकवा कर उसमें शिल्पी वर्मा को बैठाकर नुपुर को इस तरह धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ी। वह उठ पाती उससे पहले ही वह शिल्पी वर्मा को लेकर चला गया। फिल्मी स्टाइल में घटी इस घटना से नुपुर हैरान थी। उसने शोर भी मचाया, पर लोगों के इकट्ठा होने तक वह आदमी शिल्पी वर्मा को लेकर चला गया था। नुपुर श्रीवास्तव ने जब यह बात शिल्पी के घर जाकर उसके पति सर्वेंद्र वर्मा और बेटी को बताई, तो दोनों परेशान हो उठे। उस समय तक रात के 8:30 बज चुके थे। वे नुपुर श्रीवास्तव को साथ लेकर थाना आगास अरनाला पहुंचे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर संदीप सिवले को सारी बात बताकर शिल्पी वर्मा के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला एक सम्भ्र परिवार की महिला के अपहरण का था, इसीलिए संदीप सिवले ने तुरंत घटना की जानकारी SP शारदा राउत, SP श्री कृष्ण को
दे दी। डीएसपी नरसिंह भस्ते के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम को देखकर थाने में मौजूदा स्टाफ को मामले की जांच में लगा दिया। आमतौर पर अपहरण जैसे मामले पैसों के लिए या दुश्मनी के लिए किए जाते हैं। शुरू में पुलिस को यही लगा कि यह अपहरण भी पैसे के लिए किया गया होगा, इसीलिए पुलिस अपहरणकर्ता के फोन का इंतजार करने लगी। लेकिन जब अगले दिन अपहरणकर्ता का कोई फोन नहीं आया तो संदीप सिवले को लगा कि यह अपहरण पैसे के लिए नहीं किया गया, इसमें कोई और भी बात है। वह इस मामले का हल ढूंढ ही रहे थे कि मीडिया ने इस मामले को हवा दे दी, जिसकी वजह से पुलिस जांच में तेजी आ गई। संदीप सिवले ने हेड कांस्टेबल मंदार दलवी, आरडी बेलघर, मुकेश पवार, अमोल तटकरे, प्रियंका पाटिल, योगिता भोआइर और अमोल कांटे की एक टीम बनाकर ग्लोबल सिटी की सड़कों पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने लगे। सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने को कहा। इससे उस ऑटो के बारे में पता चल गया जिससे शिल्पी वर्मा को ले जाया गया था। ऑटो वाले से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों को उसने बसई के परिजात गेस्ट हाउस के पास छोड़ा था। वे हड़बड़ी में अपना एक मोबाइल फोन उसके ऑटो में ही छोड़ गए थे। उसने गलती मानते हुए कहा कि उस मोबाइल का सिम निकाल कर उसने अपना सिम डालकर वह उसका उपयोग करने लगा था। लेकिन उसने पुलिस को हैरान करने वाली बात यह बताई कि उसके ऑटो से जो महिला और आदमी गए थे वे ऑटो में पति पत्नी जैसा व्यवहार कर रहे थे, जबकि उससे कहा जा रहा था कि आदमी ने महिला का अपहरण किया था। उसके बाद व्यवहार से उसे अपहरण जैसा कुछ नहीं लग रहा था। इससे संदीप सिवले को शिल्पी वर्मा का चरित्र संदिग्ध लगा। लेकिन शिल्पी वर्मा की उम्र को देखते हुए उनके मन में एक बार यह भी आया कि ऑटो वाले को भ्रम भी तो हो सकता है। उन्होंने सर्वेंद्र वर्मा और उनकी बेटी को थाने बुलाकर ऑटो वाले को मिला, मोबाइल दिखाया तो उन्होंने बताया कि यह मोबाइल शिल्पी वर्मा का ही है। पुलिस ने बसई के परिजात गेस्ट हाउस जाकर वहां के कर्मचारियों को शिल्पी वर्मा का फोटो दिखाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह महिला उनके गेस्ट हाउस में अपने पति के साथ पिछले 3 दिनों से ठहरी थी। पुलिस ने आने के कुछ घंटे पहले ही दोनों वहां से गए थे। पुलिस को जैसी उम्मीद थी कि दोनों ने गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अपना सही नाम पता नहीं दिया होगा, वह सच था। रजिस्टर में जो नाम पता लिखा था उसकी जांच की गई तो सब झूठ पाया गया। इसके बाद जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने शिल्पी वर्मा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर 3 महीने पहले सिर्फ एक बार फोन किया गया था। वह नंबर पुलिस को संदिग्ध लगा तो पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया। पता चला कि वह नंबर आगरा के किसी अमरीश कुमार का था, लेकिन वह नंबर अब बंद हो चुका था। मुंबई पुलिस आगरा पहुंची तो पता चला अमरीश कुमार तो महीनों पहले दुबई चला गया था। पुलिस खाली हाथ लौट आई। इसी तरह 10 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 14 फरवरी 2016 को मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से पुलिस पंजाब के लुधियाना शहर की एक दुकान पर पहुंची और वहां से शिल्पी वर्मा और अमरीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अमरीश कुमार ने उस दुकान पर अपना मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए दिया था। दोनों को मुंबई लाकर थाना आगास पुलिस ने बसई की अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
श्रीमती धारे के समक्ष पेश कर विस्तार से पूछताछ के लिए 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में पता चला कि प्रेमी के साथ रहने के लिए शिल्पी ने खुद ही अपहरण का ड्रामा रचा था। 30 साल का अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का रहने वाला था। वह वहां के एक 3 स्टार होटल में सेफ था। शिल्पी वर्मा से उसकी जान पहचान यही कोई 4 साल पहले सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए हुई थी। दोस्त बनने के बाद पहले दोनों के बीच फेसबुक द्वारा चैटिंग शुरू हुई। उसके बाद सीधे फोन से बात होने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों में प्यार हो गया। उस समय शिल्पी वर्मा पति और बेटी के साथ कोलकाता में रहती थी। उसे पता था कि शिल्पी वर्मा उससे 10 साल बड़ी थी। इसके बावजूद अमरीश के प्यार में जरा भी कमी नहीं आई। मूल रूप से बिहार के पटना शहर की रहने वाली शिल्पी वर्मा की शादी सन 1993 में दिल्ली के रहने वाले सर्वेश वर्मा के साथ हुई थी। सर्वेंद्र वर्मा कोलकाता में रहता था, इसीलिए वह भी पति के साथ वहीं रहने लगी थी। सर्वेंद्र वर्मा वहीं एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था। पति के नौकरी और बेटी के स्कूल जाने के बाद शिल्पी वर्मा घर में अकेली रह जाती तो बोर होने लगती। इसके अलावा ना जाने क्यों पति और बेटी का व्यवहार भी उसके प्रति ठीक नहीं था। चैटिंग और बातचीत के बाद शिल्पी वर्मा और अमरीश एक दूसरे के काफी करीब आ गए। बातचीत में उनके बीच मर्यादा की कोई सीमा नहीं रह गई थी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों मिलने के लिए बेचैन हो उठे। उनकी यह बेचैनी तभी शांत हुई जब अमरीश कोलकाता जा पहुंचा। शिल्पी वर्मा ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। जब तक अमरीश कोलकाता में रहा, शिल्पी वर्मा ने उसका हर तरह से ख्याल रखा। एक बार दोनों की मुलाकात हुई तो सिलसिला यूं ही चलता रहा। अमरीश को जब भी मौका मिलता वह शिल्पी वर्मा से मिलने कोलकाता पहुंच जाता। फिर तो दोनों साथ साथ रहने के सपने देखने लगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शिल्पी वर्मा जब सन 2013 में कोलकाता से पति और बेटी के साथ दिल्ली ससुराल आ रही थी तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। 4 दिनों की अथक कोशिश के बाद पुलिस ने शिल्पी वर्मा और अमरीश को उसके मोबाइल फोन के जरिए कानपुर के एक लॉज से बरामद किया। शिल्पी वर्मा की यह हरकत सर्वेंद्र वर्मा और उसके घर वालों को काफी नागवार लगी। अब वह शिल्पी वर्मा को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर उसे चेतावनी देकर साथ रख लिया गया। पर शिल्पी वर्मा उसकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ था। वह अमरीश को भूल नहीं पाई थी और मौका मिलने पर अमरीश से फोन पर बातें करती रही। पत्नी की हरकतों से तंग आकर सर्वेंद्र ने सन 2015 में अपना ट्रांसफर मुंबई करा लिया। मुंबई में उन्हें विरार की नवनिर्माण ग्लोबल सिटी में रहने के लिए बढ़िया फ्लैट मिला। आने जाने के लिए कार भी मिली थी। हर सुख सुविधा होने के बावजूद शिल्पी वर्मा का मन नहीं लग रहा था। उसका मन तो अमरीश में बसा था। वह उसके साथ खुले आकाश में उड़ने के लिए तड़प रही थी। बाप बेटी शिल्पी वर्मा की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई थी। वह किसी न किसी तरह अमरीश से बातें कर लेती थी। इसके लिए वह अलग मोबाइल रखती थी, जिससे वह सिर्फ अमरीश से ही बातें करती थी। मुंबई आने के बाद वह अमरीश से मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने उसके साथ भाग जाने की योजना बनाई। इस बार वह उसके साथ इस तरह भागना चाहती थी
कि घर वालों की तो छोड़ो, पुलिस उन तक ना पहुंच सके। इसीलिए इस बार उसने भागने को अपहरण के ड्रामे में बदल दिया, लेकिन इस बार भी वह मोबाइल नंबर के जरिए ही पकड़ी गई। 30 साल का अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का रहने वाला था। वह वहां के एक 3 स्टार होटल में सेफ था। शिल्पी वर्मा से उसकी जान पहचान यही कोई 4 साल पहले सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए हुई थी। दोस्त बनने के बाद पहले दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई, उसके बाद सीधे फोन पर बात होने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों में प्यार हो गया। उस समय शिल्पी वर्मा पति और बेटी के साथ कोलकाता में रहती थी। उसे पता था कि शिल्पी वर्मा उससे 10 साल बड़ी थी। इसके बावजूद अमरीश के प्यार में जरा भी कमी नहीं आई। मूल रूप से बिहार के पटना शहर की रहने वाली शिल्पी वर्मा की शादी सन 1993 में दिल्ली के रहने वाले सर्वेंद्र वर्मा के साथ हुई थी। सर्वेंद्र वर्मा कोलकाता में रहता था, इसीलिए वह भी पति के साथ वहीं रहने लगी थी। सर्वेंद्र वर्मा वहीं एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करते थे। पति के नौकरी और बेटी के स्कूल जाने के बाद शिल्पी वर्मा घर में अकेली रह जाती तो बोर होने लगती। इसके अलावा न जाने क्यों पति और बेटी का व्यवहार भी उसके प्रति ठीक नहीं था। चैटिंग और बातचीत के बाद शिल्पी वर्मा और अमरीश एक दूसरे के काफी करीब आ गए। बातचीत में उनके बीच मर्यादा की कोई सीमा नहीं रह गई थी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों मिलने के लिए बेचैन हो उठे। उनकी यह बेचैनी तभी शांत हुई जब अमरीश कोलकाता जा पहुंचा। उसके बाद दोनों एक साथ भागे और इस घटना को अपहरण का रूप लिया, लेकिन मोबाइल नंबर के जरिए दोनों पकड़े गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।